नमस्कार, मैं बबीता राजपूत मेरी दिल्ली मेरी शान में आपका स्वागत करती हूँ। मेरी दिल्ली मेरी शान के मुख्य संपादक गोपाल राजपूत करण ने दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास मुलाकात की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरे साथ की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा दिल्ली के जाने माने गरीबों का मसीहा और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा जिनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में इस वक्त महामंत्री के पद पे हैं और जो दिल्ली की जनता की नस नस को पहचानते हैं, उन्हें कब क्या चाहिए और कब इन्हें किस मुद्दे पे बात करनी है, इस बात के धनी माने जाते हैं। तो स्वागत है सर आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। आज हम आपसे सर दो मुद्दे बात करेंगे, दो तीन जो अहम मुद्दे हैं। दिल्ली के अंदर लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। छोटा सा शहर है, जितना यूपी का या बिहार का तो कहें तो एक जिला होता है, इतने हमारा एक राज्य है। आप के बारे में एक बात कही जाती है, आप दिल्ली की नब्ज को जानते हैं, दिल्ली के आप पूर्वांचल मोर्चे में रहे हैं, आप एक एक बच्चे की भावना को भी पहचानते हैं। तो सर लेकिन दिल्ली के अंदर बड़ी समस्या ये आ रही है कि जहाँ 24 घंटे पानी होता था, आज वहाँ 2 घंटे पानी आता है बहुत सारे क्षेत्रों में। आप तो पूर्वांचल मोर्चा से भी आए हैं, उसमें भी रहे हैं। तो सर क्या यूपी में जो कानून बना है 2 बच्चों का, जिसकी योगी जी तैयारी कर रहे हैं, आसाम में भी हो रहा है, क्या दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को भी ये करना चाहिए? देखिए, दिल्ली में तो निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन ये जो विषय आप कह रहे हैं कि योगी जी ने किया, सब में तैयारी कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरा मानना है कि इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। क्योंकि किसी भी अब जो ज़मीन का जो हमारा क्षेत्रफल है तो उसमें कोई फैलाव तो होता नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता रहा, उस पर हमने नियंत्रण नहीं किया, उस पर काबू नहीं किया, तो संसाधनों की कमी हो जाएगी, और जब संसाधन की कमी होती है तो समस्या बढ़ती है। तो इसलिए केजरीवाल जी को चाहिए, इसलिए नहीं कि यूपी के स्टेट कर रहे हैं या केंद्र जनसंख्या कानून ला रहा है, तो दिल्ली को करना चाहिए। दिल्ली के भलाई के लिए राजनीतिक रूप से ऊपर उठ करके केजरीवाल जी को ये कदम उठाना चाहिए और उसको त्वरित गति पर दिल्ली में लागू करना चाहिए। इसमें दिल्ली की भलाई है और दिल्ली में रहने वाले लोगों की भी भलाई है। सर एक बड़ी अहम बात कि आपके घर में कितना भी बड़ा अन्न का भंडार हो, अगर कोई चूहा घुस जाए तो पूरा अन्न खराब कर देता है। दिल्ली के अंदर लगभग 5 से 7 लाख लोग, वो तो मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन जानकारी के लगभग रोहिंग्या और बांग्लादेशी को मिला लिया जाए तो 10 लाख के आसपास होंगे। तो वो इतना बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, दिल्ली के अंदर ही, पहाड़ी क्षेत्र में भी दिल्ली के अंदर, कि वहाँ पे हिंदुओं को भी पलायन करना पड़ रहा है। तो उनकी उस समस्या का निवारण कैसे करना चाहिए क्या? क्योंकि जबकि लोग उनका आधार कार्ड ही लगातार बनते जा रहे हैं। देखिए, उन लोगों को प्रश्रय दे करके उनका वोटर आईडी बनवाना, उनका आधार बनवाना, ये दिल्ली सरकार का काम है, और सरकार जब तक उस पर कदम नहीं उठाएगी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, उसको हम पकड़ करके ले जा करके थाने में ले करके जाते हैं, तो अपना आधार कार्ड दिखाता है, अपना वोटर आईडी दिखाता है, तो वहाँ से छूट जाता है। तो ये सरकार का काम है कि जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, तो केजरीवाल जी को चाहिए कि वो जांच कराए उसके वोटर आई कार्ड को और उसके आधार को निरस्त करा करके। ये अतिथि गृह नहीं है भारत की, कोई अतिथि आकर के यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है कि आइएगा और ठहरिएगा, आपका स्वागत होगा, आपको माला पहनाएंगे, आपको रहने के लिए व्यवस्था करेंगे, आपको खाने की व्यवस्था करेंगे, और दिल्ली के वातावरण को आप प्रदूषित करेंगे और जगह जगह बम ब्लास्ट करेंगे और हिंदू मुसलमान के नाम पर आप दंगा कराएंगे। तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उस दिन उस पर हम सर्वे कराएंगे, उनका जांच कराएंगे, और जहां से वो आए हैं उनको हम वहीं भेजवा देने का काम करेंगे जिस दिन हम सरकार में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए अभी केजरीवाल जी को करना चाहिए। एक बड़ी समस्या है, आप जैसे ही दिल्ली में सीमापुरी की तरफ से एंट्री करेंगे, वह दुनिया भर के बांग्लादेशी और रेलवे की जमीन पे लगातार ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने मस्जिदें बना रखी हैं। कुछ समय बाद कहते हैं जी ये तो हमारा धर्म का मामला है। आपके जो सांसद हैं, इसका मुद्दा उठाया परवेज जी ने भी, तो जब जाहिर है कि वो एक शेर आदमी दिल्ली के सांसद है, तो लेकिन उसका निवारण नहीं हो पा रहा। उसको कैसे उस चीज़ का उसका निवारण नहीं हो पाने के कारण अगर एकमात्र कोई व्यक्ति है
तो वो दिल्ली की सरकार है और केजरीवाल हैं, क्योंकि बहुत सारे राइट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं और वो दिल्ली सरकार के पास पावर है। और ये जो धार्मिकता की जो बात कर रहे हैं, धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, सेकंड जो है हमारा रिलीजन है, और उसके बाद ही हम आते हैं। ये हमें मान करके काम करना पड़ेगा कि इस देश से बड़ा कोई नहीं है, और देश हित में और देश के लिए हम किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी नीति पर केजरीवाल जी को काम करना पड़ेगा। भैया जब देश बचेगा तभी ना धर्म बचेगा, जब देश ही नहीं रहेगा तो काहे का धर्म। आज नगर निगम का चुनाव है, लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने मुफ्त में इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं, तो बड़ा बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसे आप फ्री की चीज़ को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये फ्री जो होता है ना, वो एक अफीम का नशा है जी। लोगों को नशा फ्री का दे दिया, लेकिन लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं, इनका चेहरा और चरित्र समझने लगे हैं। अभी समस्या आई थी कोरोना फेज 2 की, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक कोई घर से नहीं निकला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव हो गए और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का निधन हुआ, इसलिए कि वो सड़कों पर उतर करके दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए, घर घर राशन पहुंचा रहे थे, घर घर भोजन पहुंचा रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चरित्र में है, उनके संस्कार में है। वो घर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए कि हम सबसे पहले देश को अपना सर्वोपरि मानते हैं और वहां के नागरिक को हम सर्वोपरि मानते हैं। तो केजरीवाल जी का चेहरा इसमें बहुत खुल करके सामने आया है। ये दिल्ली भारत का दिल है, जहां सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी रहती है, पूरे देश भर की निगाहें दिल्ली पर होती है। और उस दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, रेमडेसिविर मेडिसिन की कमी हो जाए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो, उसको किसने किया? 6 साल में दिल्ली सरकार ने एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं बनाया। अरे भाई, केंद्र की सरकार जब तैयार है आपको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, फंड देने के लिए, लेकिन आपने कभी तैयारी नहीं किया उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। सिर्फ टीवी पर आकर कहते रहे कि नहीं दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित है, हम कोरोना की तैयारी कर लिए हैं, हमने ये तैयारी कर लिया है, वो तैयारी कर लिया है। और आपने नोडल ऑफिसर बैठा करके हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर के और गवर्नमेंट तक में आपने नोडल ऑफिसर बनवा करके लूट मचवा दिया और लाखों लोगों की जान दिल्ली में चली गई। उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार यदि कोई है तो केवल केजरीवाल है, उसका जिम्मेवार कोई नहीं है। और नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी को छोड़ देनी चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मॉडल जो है दिल्ली का बिल्कुल चरमरा गया है, कोई उसके अंदर स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम आपको अगर आंसर नहीं आता क्वेश्चन का तो उनके डायरेक्टर कहते हैं आप सिर्फ उसे उतार दीजिए एज इट इज, तो आप पास हो जाएंगे। उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार अगर एक फ्रंट पर फेल हो तब उसकी चर्चा कर सकते थे। दिल्ली सरकार डीटीसी जो हमारी बसें चलती हैं उस मामले में फेल है, उस पर जांच की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार में आने से पहले केजरीवाल ने कहा कि हम 500 नए विद्यालय खोलेंगे। मुझे लगता है कि 500 की बात छोड़िए, एक भी नए विद्यालय का उन्होंने कहीं न शिलान्यास नहीं किया। क्या कहते हैं कि हमने जो है दिल्ली के स्कूलों का रीमॉडलिंग कर दिया है, स्विमिंग पूल बना दिया है। अरे भैया, वो स्विमिंग पूल बनाया या उसमें अपने लोगों को टेंडर दे करके और मालूमाल बना दिया? एक नया स्कूल बना दिए होते, कहीं एक यूनिवर्सिटी खोल दिया होता, एक नया हॉस्पिटल बना दिया होता। एक भी नया काम यदि केजरीवाल ने अगर किया हो तो आप बताएं, केजरीवाल जी खुद आकर के बताएं। मैं सीधे तौर पर चैलेंज करता हूं केजरीवाल को कि वो आए और बताएं कि एक भी नया काम किया। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजधानी स्थापित हो चुकी है, कि हमने एक मॉडल पेश किया है। दिल्ली ने जो अभी मॉडल पेश किया 1.5-2 लाख लोगों के मरने का, उतना लोग बिहार यूपी में भी नहीं मरे। इतना बड़ा स्टेट है, आप ही चर्चा कर रहे थे जितने दिल्ली में लोगों का निधन हुआ। मैं पूछता हूं कि उन गरीब बच्चों की क्या गलती है जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और वो बच्चे यतीम हो गए? उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब केजरीवाल दे। वो
मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग किसने की, किसके गलती की वजह से हुई, उसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। एक स्कूल नहीं खोला, आपने क्यों नहीं खोला? दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए और जगह जगह वाहवाही कराने के लिए आपने एक देखा होगा कि हर एक जगह पर एक मोहल्ला क्लिनिक खुल गया। जी जी, उसमें कुत्ते सोते हैं शायद, जिसमें कि जानवर सोते हैं और बहुत चरसी जाकर के रात्रि विश्राम उसमें करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कहीं इस कोरोना में काम आया क्या? एक भी आदमी कोरोना पीड़ित व्यक्ति मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाया हो क्या? तुमने दिल्ली के जो टैक्स के गाढ़ी कमाई है लोगों के, उस पैसे को गलत तरीके से, पानी के तरीके से बहवा दिया। 526 करोड़ तुमने अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर दिया। अगर 526 करोड़ खर्च किए होते दिल्ली की जनता के हित को देख करके, तो ऑक्सीजन प्लांट लगाए रहते, एक हॉस्पिटल बनवा दिए रहते, तो कम से कम कोविड में 150, 200, 500 लोगों की जान बच गई रहती। इस सरकार के बारे में क्या बात करना? आप जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। और ये देश किसी के पिताजी की बपौती है क्या कि हम मुसलमान हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमका हैं, तो हम कानून को नहीं मानते हैं? इस देश से ऊपर कोई नहीं है। और आज नहीं तो कल ये कानून आकर के रहेगा, और तभी इस भारत का भलाई है। भारत देश की गरिमा उसी में है कि देश में जनसंख्या कानून लगे, और हम 2 हमारे 17 वाला जो फॉर्मूला चल रहा है, इस फॉर्मूला को समाप्त करना होगा, तभी देश सुरक्षित होगा। दिनेश जी, आप दिल्ली की नब्ज को बहुत अच्छे से हर वर्ग को समझते हैं। अभी मैं अपनी बात करता हूं, आप लगभग 15 साल से हम लोग संपर्क में हैं। शीला जी के समय में 35% का बजट था एक लोकल पत्रकारों के लिए, लोकल जो समाचार पत्र होते हैं उनके लिए, उनकी दाल रोटी चलती थी, समाचार पत्र चलते थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अनेकों ऐसे महान दार्शनिक नेता और समाजसेवी या पार्टी को खड़ा करने वाले लोग हुए हैं, जिन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र बनाए, चलाए भी हैं। और आपने भी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा। अरविंद केजरीवाल जी ने वो पूरा बजट खत्म कर दिया लोकल मीडिया का, लोकल समाचार पत्र का। आपने कहा 500 समथिंग कुछ रुपया उन्होंने ऐड पे खर्च करा। तो सर, उनकी अगर हत्या हो रही है, आज जो 50 साल का 55 साल का जो व्यक्ति है, जो अखबार चला रहा था, आज वो कहाँ जाए? क्योंकि उसके घर में रोटी नहीं है, वो अखबार नहीं चला पा रहा है, वो रिक्शा नहीं चला सकता, वो छोले नहीं बेच सकता। आप एक बड़ा चेहरा है, आपने पत्रकारिता को बहुत आसानी से देखा है। क्या आप इस पे अरविंद केजरीवाल को किस रूप में देखते हैं? आपके एक MLA हैं अनिल वाजपेयी जी, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों के लिए कुछ करूंगा। आने वाले टाइम में अगर भाजपा आई तो स्थानीय मीडिया के लिए आपको सोचेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन सबके लिए सोचती है। देखिए, आज हमारी केंद्र में सरकार है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये सरकार जो है, आप एकदम नजर उठाइए और देखिए, ये जो केंद्र की सरकार है वो कंप्लीट जो है दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए एकदम समर्पित सरकार है। जब दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी तो इन सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार समर्पित होगी। उसमें कहीं से 1% इफ बट नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी जो मीडिया की जो आप बात की, तो केजरीवाल जी ने जो खर्च किया है, तो उन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउस को दिया, बड़े बड़े पत्रकारों को दिया। और आज स्थिति यह है, मैं खुले तौर पर कहता हूं कि बहुत अखबार वाले, बड़े बड़े अखबार वाले हैं, बहुत बड़े चैनल वाले हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की खबर, जो दिल्ली की खबर है, उसको नहीं दिखाते। अगर दिखाते तो लोगों को मालूम पड़ता कि इस कोरोना काल में माननीय मोदी जी के आह्वान पर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। लेकिन वो नहीं दिखा, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं इस सरकार से प्रभावित है मीडिया। लेकिन उस मीडिया में भी जो छोटे छोटे जो मीडिया का काम देखने वाले मीडिया कर्मी हैं, अपना छोटा छोटा चैनल चलाने वाले लोग हैं, समाचार पत्र हैं, जिनका जीविका का साधन वही है, उन पर कल भी कोई विचार करता था तो भारतीय जनता पार्टी करती थी। और आने वाले समय में भी यदि कोई विचार करेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी होगी। कोई 2 ऐसे मुद्दे बताइए जो दिल्ली को आज चाहिए, जो आप अगर सरकार में आते हैं तो क्या करना, क्या होने चाहिए ऐसे काम? तो देखिए, सबसे पहले किसी भी देश को, किसी भी राज्य को और किसी भी स्थान को, पंचायत से लेकर के और देश तक, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे आवश्यक होता है।
और दिल्ली सरकार ने न स्वास्थ्य में कोई काम किया है और न शिक्षा पर कोई काम किया है। तो जब हमारी सरकार बनेगी तो इन दो विषयों पर जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने केंद्रित होकर के फोकस कर करके वर्किंग किया है, उसी तरीके से दिल्ली में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी उस पर फोकस कर करके ये काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह, दिल्ली की धड़कन, या ये कहें कि हमें दिल्ली की शान भी कह सकते हैं। हर मुद्दे पे इन्होंने हमसे बेबाकी से चर्चा करी। हम इनसे तालमेल बना के रखेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में आएगी तो ये हर वर्ग का किस प्रकार ख्याल रखेंगे। और मैं मानता हूँ आज एक बड़ा चेहरा है जो कि संगठन से आते हैं, जो संगठन की सोचते हैं, जो प्रत्येक दिल्ली के पहले आदमी की सोचते हैं। ये किस प्रकार उस आदमी का भला हो सकता है। ये किसी एसी रूम से आने वाले या किसी बहुत बड़े जो हेलीकॉप्टर से या हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनमें से नहीं है। हम उम्मीद करेंगे ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी आगे लेके आए जो दिल्ली की समस्याओं का निवारण करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी देखे और दिल्ली की जनता को भी देखे। आज के लिए इतना ही। मैं गोपाल राजपूत, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ खास मुलाकात में।